फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति एक फ्रांस की कहानी है जहाँ पर वहाँ के लोगों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए राजा से ही संघर्ष कर लिया था। एक क्रांति सन 5 मई 1789 में हुई थी। हम आज फ्रांसीसी क्रांति पढ़ने जा रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति का पहला पाठ। 14 जुलाई सन 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। एक फ्रांस में पेरिस है जिस पर आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया। अब सम्राट है, वहाँ के सम्राट एक फ्रांसीसी क्रांति के सम्राट थे। उन्होंने पेरिस नगर में घुसने का आदेश दे दिया उनके सैनिकों को। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाले हैं। अब पेरिस में बहुत सारे लोग थे, उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। लगभग 7000 मर्द और तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। 7000 लोगों ने पेरिस नगर में जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में भी बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश किया। उन्होंने जबरदस्ती हथियारों की खोज में उन सैनिकों को मारने के लिए प्रवेश कर दिए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर की भाग की ओर चल पड़ा। पेरिस नगर पूर्वी भाग पेरिस के पूर्वी भाग में चल पड़ा जिस तरफ उनका कारखाना था और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला। एक बास्तिल किला था जो महल बहुत ही उसकी दीवार को तोड़ दिया। जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी, वहां पर उन्हें सैनिकों से लड़ने के लिए गोली बारूद की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया। अब उन्होंने बास्तिल किले ने अपने हथियारों को बचाने के लिए उन्होंने 7000 लोग मर्द और औरतों से युद्ध किया। युद्ध करते करते बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। कैदियों की संख्या 7 थी जो छुड़ाए गए थे। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने का बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र हो गया। सम्राट का निरंकुश शासन था, इसकी उसका प्रतीक बास्तिल किला के लोगों की घृणा बन गया। इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संयोजन चाहते थे। अब उसके जो अवशेष थे वो ऐसे लोगों को बेच दिए गए जो उसे आगे के पन्नों स्मृति के चिन्हों में सजोना चाहती थी। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों को विरोध कर रही थी। अब जिस प्रकार हमारे यहाँ पर रोटी सब्जी आदि मिलती है, वैसे फ्रांस की एक खाने की इकाई एक पाव रोटी भी है। उसकी महंगी कीमतों का विरोध करने लगी। वहाँ की सरकार ने वहाँ की पाव रोटी की कीमत महंगी कर दी थी, इसलिए वे उसका विरोध करने लगे। बाद में इस दौर का समावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फ्रांस दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे? अब ऐसा इसलिए हुआ था फ्रांस के राजा ने पेरिस नगर में अपने सैन्य को भेज दिया था वहाँ मारने के लिए। उन्होंने बास्तिल किले में हथियार लेने गए, वहाँ का कमांडर मारा गया। इस घटना के बाद फ्रांस के राजा ने वहाँ की पाव रोटी की कीमत बढ़ा दी तथा वहाँ पर ऐसे पाव रोटी की विरोध करते करते वे अपनी कड़ियों से जुड़ते गए तथा इतिहासकारों ने इनको एक पन्नों में सजो दिया गया। अब आगे का पेज में हम पढ़ते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस समाज, मतलब 18वीं सदी के 1750 से 1799 तक के बीच की बात कही गई है। इसमें सन 1774 में बूर्बोन वंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुए। लुई 16वां बूर्बोन साम्राज्य का 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुए। उस समय उसकी उम्र केवल 20 वर्ष
थी। उस समय केवल उसकी उम्र 20 वर्ष थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। उसकी विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। राज्योरण के समय उसने राजकुश खाली पाया। अब उसका राज्याभिषेक हुआ तो वो राजगद्दी पर बैठा। उसने अपना राजकुश खाली पाया। अब खाली इसलिए पाया कि हम आगे पढ़ते हैं। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। लंबे समय तक चले युद्ध, बहुत युद्ध हुए, उनके जो वित्तीय संसाधन थे नष्ट हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ ले लिया था। अब वर्साई का जो महल था उसको सुंदर बनाने के लिए, राज दरबार को सुंदर बनाने के लिए बहुत ही बिना मतलब की उन्होंने खर्चा किया था। लुई सोलहवें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका को 13 अपने देश से बचाने के लिए, शत्रुओं से बचाने के लिए, आयात कराने के लिए इस युद्ध को चलते हुए फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर्ज जुड़ गया। कर्ज जुड़ गया और जबकि उस पर पहले से 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार ने कर्ज दिया था, अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांस सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ाते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों की में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांस समाज 3 स्टेटों फ्रांस समाज को 3 स्टेटों में बता था और केवल 30 स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर सकते थे। अब वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज वर्गों में विभाजित। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंत व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र प्राचीन में फ्रांस में राजतंत्र था, राजा का शासन था। पद का प्रयोग सामान्य था। सन 1789 के पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्था के लिए होता था। चित्र दो यहाँ पर ये चित्र 2 में आपको बताएंगे। चित्र 2 फ्रांस समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। पूरी आबादी थे जिसमें 90% किसान थे। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 7% जमीन पर कुलीन, चर्च और 30 स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जमीन प्राप्त थे। वो जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिया जाने वाला करों से छूट। कुलीन वर्गों से अन्य सामंती विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग देना आदि करते थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइल धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। चर्च है किसानों से टाइल के रूप में धार्मिक कर वसूलता था। ऊपर के 30 स्टेट के तमाम लोग को सरकार को कर चुकाना ही था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। प्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज के सारा बोझ करों के माध्यम से जनता तक वहन होता था। आपको चित्र दूसरा बताते हैं। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग रहता था। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग रहता था। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग जो अमीर वर्ग थे, इन दोनों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। पादरी वर्ग को कर नहीं देना पड़ता था। कुलीन वर्ग को सामंती अधिकार प्राप्त थे। तीसरे स्टेट में 3 अलग अलग और स्टेट थे।
पहले में थे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील। दूसरे में किसान और कारीगर। तीसरे में छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर आदि। इन तीनों स्टेटों से मिलकर फ्रांस का समाज बनता है तथा बनता है। यह क्लास हम आप यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।